Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 4, second phase of the Indian national movement. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा इस पैराग्राफ तक हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 2 में हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट मेथड है स्वदेशी. बेटा स्वदेशी का मतलब ही क्या होता है? जो हमारे देश में बना हो, है ना. तो जब स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई तो इसमें इस बात पे फोकस रखा गया कि हम सब लोग हमारी कंट्री में बने प्रोडक्ट को ही यूज़ करेंगे और इम्पोर्टेड गुड्स पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. ठीक है. तो स्वदेशी का मतलब क्या होता है? हम वो सारी नेसेसरी आइटम्स को अपनी खुद की कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे, उन्हीं को यूज़ करेंगे और बिल्कुल भी निर्भर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे इम्पोर्टेड गुड्स पर. जो आइडिया था स्वदेशी का उसे पॉपुलराइज किसके थ्रू किया गया था बेटा? ओकेशनल बोनफायर्स के थ्रू किया गया था. बोनफायर्स क्या होती हैं? ऐसे बड़े बड़े लकड़ियों के ढेर लगाकर यहाँ पर आग लगा दी जाती थी और सब अपने घर में जो भी फॉरेन प्रोडक्ट होता था उसको लाकर इस बोनफायर में, इस लकड़ियों के ढेर में जहाँ आग लगी होती थी वहाँ पर डालते जाते थे. कौन से प्रोडक्ट को हम डालते थे बेटा? वो जो फ़ॉरेन से आया हुआ है, इम्पोर्टेड है. अब इसमें फ़ॉरेन क्लोथ भी थे, सॉल्ट भी था, शुगर भी था. ठीक है. कुछ लोग रेडियो डाल रहे थे, कुछ लोग जो फ़ॉरेन से बना हुआ प्रोडक्ट था वो हम इन बोनफायर्स पे जला देते थे. तो ये जो स्वदेशी का आइडिया था उसे पॉपुलराइज किया गया किसके थ्रू? ओकेशनल बोनफायर्स के थ्रू. इन बोनफायर्स में जलती हुई आग में हम फ़ॉरेन क्लोथ, सॉल्ट, शुगर को डंप कर रहे थे. उसके बाद आता है सेकेंड, बॉयकॉट मूवमेंट. तो बेटा स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टू साइड्स हैं सेम कॉइन के. तिलक का कहना था जब आप स्वदेशी को एक्सेप्ट करते हो तो आप किसको बाइकआउट कर रहे हो? फॉरेन गुड्स को. आपको स्वदेशी को एक्सेप्ट करना है और बॉयकॉट करना है किसका? फॉरेन गुड्स का. और आपको ऐसा करना ही चाहिए. जब इकोनॉमिक बॉयकॉट होगा ब्रिटिश गुड्स का, है ना, इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और जैसे ही हम स्वदेशी यूज़ करने लगेंगे तो ये जो पूरा के पूरा प्लान है कि भाई फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करो, इंडियन गुड्स को यूज़ करो, इसे डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया था कि हम हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज कर सकें, प्रमोट कर सकें, आगे की तरफ ला सकें. ठीक है. अब इससे क्या होगा बेटा? जब आप इंडिया में बने गुड को यूज़ करोगे तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ प्रमोट होंगी और जब वो इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज चलाएंगी तो हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी. ये एक बहुत इफ़ेक्टिव वेपन की तरह काम किया. सच में स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट्स ने ब्रिटिश फाउंडेशन को हिला कर रख दिया था. ब्रिटिश इंपोर्ट लगभग आधे हो गए थे इस टाइम में. तो ये एक अच्छा मूवमेंट था. ब्रिटिश इंटरेस्ट को इंडिया में हार्म करने के लिए एक इफ़ेक्टिव वेपन की तरह यूज़ किया गया था किसका बेटा? बॉयकॉट मूवमेंट का. जो हमारे लाला लाजपत राय थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमें हमारे फेसेस को टर्न कर लेना चाहिए गवर्नमेंट हाउस से. ये जो कॉलोनियल पावर है, इस पावर से अब हमें अपने मुंह को मोड़ लेना चाहिए और हमें हमारा फोकस किसकी तरफ करना चाहिए? हट्स की तरफ करना चाहिए, है ना, झुग्गियों की तरह, झोपड़ियों की तरफ देखना चाहिए. और यही स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है बाइकआउट मूवमेंट का कि हम कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, हमारे इंडिया में बना प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, कॉलोनियल पावर को साइडलाइन करेंगे और अपने लोगों की बात करेंगे. नेशनल एजुकेशन. तो बेटा नेशनल एजुकेशन को भी वेपन की तरह यूज़ किया गया. बेटा एक टाइम के बाद लोगों को लगने लगा कि जो ब्रिटिश एजुकेशन हमें मिल रही है ये भी कहीं ना कहीं हमारे दिमागों को करप्ट कर रही है. तो हमें एक नेशनल स्कीम की ज़रूरत है एजुकेशन के लिए, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस हैं उन्हें रिप्लेस कर पाए. गवर्नमेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जो थे उनको रिप्लेस करने के लिए हमें नेशनल स्कीम चाहिए थी एजुकेशन की. वहाँ पर हम जो सिलेबस पढ़ाएं, जो करिकुलम पढ़ाएं, वो हमारा अपना डिज़ाइन किया हो. तो जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस काम के लिए स्टूडेंट्स की भी हेल्प ली. जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उन्होंने ट्राई किया कि वो एनलिस्ट कर सकें स्टूडेंट्स को भी इन देयर सर्विस की भाई ये जो काम हम करने जा रहे हैं इसमें आप लोग भी आए, आप भी सहयोग करें. पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भयंकर चेतावनियाँ दी कि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया, स्टूडेंट्स अगर आपने नेशनलिस्ट के साथ जाके मिले तो हम आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शंस लेंगे. और ये जो नेशनल लीडर्स है जो बकवास कर रहे हैं ना कि नेशनल यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, सरकार
का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे इंडिया को फ्री करा देना चाहिए। उन नेशनलिस्ट लीडर की भी हम खबर लेंगे, उन्हें भी हम जेल में डाल सकते हैं, उनके अगेंस्ट में भी हम डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स और लीडर्स दोनों के खिलाफ एक्शन लेने की बात की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आपको इंडियन एजुकेशन चाहिए या आपकी खुद की एजुकेशन चाहिए, हम दे रहे हैं वही लो। पर बेटा हमारे लीडर्स कहाँ रुकने वाले थे, इनकी धमकियों से वो डरे नहीं और बहुत सारे स्कूल्स एस्टेब्लिश हुए ईस्ट बंगाल में। बंगाल नेशनल कॉलेज बना कोलकाता में। बंगाल नेशनल कॉलेज कहाँ बना बेटा? कोलकाता में। इसके अलावा चेन्नई में भी एक कॉलेज बना जिसका नाम था पचाईयप्पा नेशनल कॉलेज। कोलकाता में बना बंगाल नेशनल कॉलेज, चेन्नई में बना पचाईयप्पा नेशनल कॉलेज। पंजाब में डीएवी मूवमेंट ने कंसिडरेबल एफर्ट लगाए और एजुकेशन को स्प्रेड किया। दयानंद एंग्लो वैदिक जो पूरी सोसाइटी है इसने भी बहुत कुछ किया बेटा एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। बहुत सारे स्कूल खोले, बहुत सारे कॉलेजेस खोले और इस तरीके से प्रयास किए गए कि हम एजुकेशन तो देंगे पर उस एजुकेशन में नेशनल ओरिएंटेशन होगा। किस भाषा में? वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, मतलब गुजरात वाले एरिया में गुजराती में ही पढ़ा जाएगा, जहाँ पर मराठी लोग रहते हैं वहाँ मराठी में पढ़ाया जाएगा। मतलब लोकल लैंग्वेजेस के यूज़ पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया रादर देन इंग्लिश। ठीक है, तो एफर्ट इस तरीके से किए गए कि अब हम एजुकेशन देंगे पर उस एजुकेशन में नेशनल ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा होगा, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में वो शिक्षा दी जाएगी। अब हम बात करेंगे बेटा पैसिव रेसिस्टेंस की। तो जो असर्टिव लीडर्स थे उनका बिलीव था कि वो किस पॉलिसी को अपनाएंगे बेटा? नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। कि भैया ब्रिटिशर्स को रोकना तो है, हमें उनका अपोजिशन तो करना है पर हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के साथ सब कुछ करना है। अपनी पॉलिटिकल एक्शंस को और ज़्यादा वाइग्रेस कर देना है और ज़्यादा बढ़ा देना है जिससे हम अपने एम्स को अचीव कर पाएँ। बेटा ये जो हमारे असर्टिव लीडर्स थे इनका ये विश्वास था, ये बिलीव था, ये मानना था कि पॉलिटिकल राइट्स उस ऑर्गेनाइजेशन को तो कभी भी नहीं मिल पाएंगे या वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल राइट्स तो कभी भी नहीं ले पाएगी जो ये ही डिसाइड नहीं कर पा रही है, जो इस बात में ही अलग अलग नहीं कर पा रही है कि राइट्स को बैग नहीं किया जा सकता, अधिकारों के लिए भीख नहीं मांगी जा सकती, अधिकार तो क्लेम किए जाते हैं। इन लोगों का इशारा सीधे सीधे हमारे अर्ली नेशनलिस्ट की तरफ था जो प्रेयर और पेटिशंस की बात करते थे। तो यहाँ पर हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट सीधा सीधा बोल रहे हैं खुला कि हमारा ये विश्वास है कि पॉलिटिकल राइट्स कुड नॉट बी वन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तो पॉलिटिकल राइट्स जीत ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता, विच कुड नॉट डिस्टिंग्विश, जो इस बात में अंतर नहीं कर पा रहा है कि बैगिंग राइट्स एंड क्लेमिंग दैट, हमें हमारे अधिकारों के लिए भीख मांगनी है कि उन्हें क्लेम करना है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट थे उन्होंने सीधा सीधा निशाना किसकी तरफ किया? अर्ली नेशनलिस्ट की तरफ किया और लोगों से ये बोला कि भाई आप तो रिफ्यूज़ कर दो, मना कर दो, क्या अब हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे ही नहीं, है ना। और जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उन सबको बायकॉट करो। जैसे जो लॉयर हैं वो कोर्ट में ना जाएं, जो टीचर हैं वो स्कूल ना जाएं, जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल ना जाएं, जो प्रोफेसर्स कॉलेज में पढ़ाते थे वो कॉलेज पढ़ाने ना जाएं और जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स कॉलेज पढ़ने जाते थे वो कॉलेज पढ़ने ना जाएं। तो अब इनको ऐसा लगने लगा था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो राइट्स हमारे लिए पॉलिटिकल ले ही नहीं पाएगा, तो इससे बेटर है कि हम तो सीधे सीधे अंग्रेज़ों के सामने कन्फ्रंट करना स्टार्ट कर दें, हम उन्हें कोऑपरेट करने से रिफ्यूज़ कर दें, उनकी जो सर्विसेज हैं उन्हें बायकॉट करना चालू कर दें। इवन ये करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस का यूज़ भी करना चाहते थे किसको अचीव करने के लिए? स्वराज को अचीव करने के लिए। दे एडवोकेटेड, उन्होंने एडवोकेट किया इस बात को कि करेज होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इवन आपके अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए कि भाई अगर इस भारत की आज़ादी के लिए मुझे मरना भी पड़े, मेरी बलिदान भी देना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारी चीज़ें होंगी तभी स्वराज अचीव हम कर पाएंगे। बेटा ये जो मेथड्स अभी हमने डिस्कस की, इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी यूज़ की जा रही थी, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। बिसाइड्स द अबव सेड मेथड्स, जो हमने ऊपर मेथड डिस्कस की, उसके अलावा दूसरी मेथड्स भी यूज़ की जा रही थी लीडर्स के द्वारा। पहली रिवाइवलिज्म। रिवाइवलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है नव जागरणवाद। तो जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उन्होंने रिवाइव किया, पुनर्जागृत किया किसको? सेल्फ रिस्पेक्ट को,
है ना। और इस सेल्फ रिस्पेक्ट को आपके अंदर जगाने के लिए उन्होंने किसको रेफ़र किया है, किसका यूज़ किया है, पास्ट ग्लोरी को। उन्होंने बताया देखो हमारे शिवाजी कितने महान थे, पूरा जीवन वो मुग़लों से लड़ते रहे पर उनके आधिपत्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर महाराणा प्रताप भी हमेशा लड़ते रहे, उन्होंने अकबर के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। तो इस तरीके की बातें हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट करते रहे किसके सामने, लोगों के सामने, कि भाई आपके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। देखो हमारा पास्ट कितना ग्लोरियस था। ये जो लीडर्स थे इन्होंने नेशनल मूवमेंट के किसके साथ जोड़ने की कोशिश की, रिलीजियस बिलीव्स के साथ जोड़ने की कोशिश की। तिलक ने रिवाइव किया शिवाजी को एज अ नेशनल हीरो पोर्ट्रेट करने का काम किया तिलक ने। और शिवाजी फेस्टिवल इन्होंने सेलिब्रेट करना चालू किया कब से, 1895 से। तो तिलक ने रिवाइव किया किसको, शिवाजी फेस्टिवल को। कब किया बेटा, 1895 में। जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राणा प्रताप, शिवाजी को क्या दिखाया, नेशनल हीरोज़। बेटा देखो कई बार ऐसा होता है कि शिवाजी को एक एरिया में तो जाना जाता है पर दूसरे में नहीं जाना जाता। राणा प्रताप अब राजस्थान में तो लोग जान रहे हैं पर बाकी एरिया में नहीं जान रहे हैं। तो अब हमारे नेशनलिस्ट ने ये कसम खा ली कि अब हम इन्हें इस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे कि पूरा इंडिया इन्हें जानने लग जाए, इन्हें नेशनल हीरो समझे और इनकी मेमोरी हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेंगी, मासेस को इंस्पायर करती रहेंगी कि आपको अपनी कंट्री के लिए लड़ना है, जैसे विक्रमादित्य लड़े, राणा प्रताप लड़े और शिवाजी लड़े। ठीक है। थर्ड जो मेथड थी वो थी पर्सनल सेक्रीफाइसेस। तो जो फॉलोअर्स थे इन मूवमेंट्स के वो सेल्फ रिलायंस की बात करते थे कि भाई मैं अपने आप में सक्षम हूँ और मैं बिल्कुल तैयार हूँ, रेडी हूँ, मैं कभी भी अपने बलिदान से पीछे नहीं हटूँगा। मुझे इस रास्ते में इस मूवमेंट को चलाते टाइम जितनी भी परेशानियाँ आएंगी, जितनी भी सफरिंग्स आएंगी, मैं उनका डट के मुकाबला करूँगा और जितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़े अपने गोल इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए, मेरे गोल को पूरा करने के लिए मैं वो करूँगा। तो पर्सनल सेक्रीफाइस की बातें होने लगी। जो फॉलोअर्स थे मूवमेंट के उन्होंने सेल्फ रिलायंस की बात की कि भाई मैं अपने आप में काफ़ी हूँ, मैं अपनी जान का बलिदान दे सकता हूँ, मुझे जो भी परेशानियाँ आएंगी, जो भी हार्डशिप मेरी लाइफ में आएंगी वो मैं सब देख लूँगा, अपने गोल के लिए खुशी खुशी सब सह जाऊँगा। गोल क्या था बेटा, आज़ादी लेना। नेक्स्ट है मास इन्वॉल्वमेंट। अच्छा एक बात मेरी ध्यान से सुनना बेटा, जब तक लोग आपके साथ नहीं आएंगे, क्या अंग्रेज आपकी बात सुनने वाले हैं? 2-4 मुट्ठी लोग कुछ नहीं करा सकते थे। तो दे हैड एन अबाइडिंग फेथ इन स्ट्रेंथ ऑफ मासेस। जितने भी लीडर्स थे उन सबका ये तो मानना था कि स्ट्रेंथ तो मास में ही है। जब तक हम सारे लोग इकट्ठे होकर ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे, ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो इन्होंने प्रपोज़ किया कि आज़ादी को लेंगे किसके थ्रू, मास सेक्शन के थ्रू। सारे लोग इकट्ठे उठ के जाएंगे, इकट्ठे मूवमेंट करेंगे, इकट्ठे जो भी कुछ करना होगा सब कुछ करेंगे। और इन्होंने मासेस को अराउज़ किया, मासेस के अंदर इस फीलिंग को कि भाई आओ हमारे साथ लड़ो, कैसे जनरेट किया, उन्हें इन्फ्लुएंस किया अपने बलिदान से, अपनी तकलीफ़ों से कि भाई हम आगे बढ़ रहे हैं, गोली भी खा रहे हैं तब भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जेल में हैं तब भी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। जब लोग ऐसा देखते हैं कि भाई हमारा लीडर हमारे लिए मरने को तैयार है तो लोग भी सामने आते हैं। अब बेटा इतना सब कुछ आप करोगे, स्वदेशी मूवमेंट चलाओगे, बॉयकॉट मूवमेंट चलाओगे, सेक्रीफाइस की बात करोगे, मास मूवमेंट की बात करोगे, तो क्या सरकार चुप बैठने वाली है? बिल्कुल नहीं बैठने वाली। तो गवर्नमेंट तो चुप नहीं बैठेगी बेटा। तो अब हम पढ़ेंगे रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब सरकार ने कैसी दमनकारी नीति को अपनाया, अब हम वो देखेंगे। तो जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, है ना, मोस्ट फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम। आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा परेशान कौन थे बेटा? असर्टिव नेशनलिस्ट। सिंस द मूवमेंट फॉर बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड वॉज गेनिंग ग्राउंड। बेटा जैसे जैसे हमने देखा कि ये जो बायकॉट मूवमेंट है ये बढ़िया तरीके से चल रही है, अच्छा खासा ग्राउंड इसको मिल रहा है, गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया और इस कैंपेन का मेजर मोटिव था कि जो असर्टिव लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट में रिप्रेसिव प्रैक्टिसेस को यूज़ करना है, इस हद तक उन्हें प्रेशराइज करना है कि वो ये सारे काम करना छोड़ दें। सो
जैसे ये जो मूवमेंट थी, बाइकआउट मूवमेंट, ये अपना ग्राउंड गेन करने लगी, तो जो गवर्नमेंट थी उसने कैंपेन लॉन्च किया रिप्रेशन का, किसके विरोध में, किसके अगेंस्ट में, असर्टिव लीडर्स के अगेंस्ट में। 1908 में तिलक को ट्राई किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया 6 साल के लिए। ट्राइड मतलब पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। कितने सालों के लिए? 6 साल के लिए। कब? 1908 में। इन्हें मेंडले भेज दिया गया। मेंडले याद आया होगा ना 3 इडियट्स में, मेंडले, रूबी फ्रॉम मेंडले, वही वाला मेंडले। मेंडले की जेल में भेजा गया। मेंडले कहाँ पर था बेटा? पुराने टाइम में इसे बर्मा बोलते थे, पर आज जिसे क्या बोलते हैं? म्यांमार। तो म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, उसकी कैद में मेंडले में किसको रख दिया गया? हमारे तिलक को रख दिया गया। पीछे ध्यान से सुनो, पुराना नाम बर्मा था, आज का म्यांमार है, और वहाँ की जेल का नाम क्या था? मेंडले। वहाँ पर किसको रखा? हमारे तिलक को। कब रखा? 1908 में। दूसरे लीडर जैसे लाला लाजपत राय, इन्हें भी डिपोर्ट कर दिया गया वर्मा, पर इनका तो बेचारे का ट्रायल भी नहीं हुआ, पूछताछ भी नहीं हुई, इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया म्यांमार। बेटा वैसे तो आप सब जानते हो, पर एक बार इमेज देख लो, ये हैं बाल गंगाधर तिलक। सरकार इतने गुस्से में थी कि उसने सारे न्यूज़पेपर के ऊपर सेंसरशिप लगा दी, सारे न्यूज़पेपर को सेंसर कर दिया। जितनी भी मास मीटिंग्स होती थी उन सबको प्रोहिबिट किया कि भाई अब तो कोई मास मीटिंग नहीं होगी, है ना। आप लोग साथ मिलजुल के बहुत तमाशा कर रहे हो, बिल्कुल बंद करो इसको। और बेटा अब तो अंग्रेज़ों ने ठान ली थी कि जितने भी नेशनलिस्ट एसोसिएशन है उस सब के अगेंस्ट में हम प्रोसिक्यूशंस लगाएंगे, शुरू करेंगे। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? अभियोग चलाना, किसी को कोर्ट में गिल्टी साबित करने के लिए लेके आना। तो जितने भी नेशनलिस्ट एसोसिएशन थे अब उनके ऊपर भी तलवार लटकने लग गई, सारे न्यूज़पेपर्स को सेंसर कर दिया गया। बेटा अब आगे का पोर्शन फिर कट है, अब हम आगे चलेंगे। बेटा अब हम एक एक करके सारे लीडर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लीडर्स ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म, असर्टिव नेशनलिज्म के सारे लीडर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक को, इनका जो बर्थ ईयर है वो 1856 है, डेथ ईयर 1920 है। बाल गंगाधर तिलक को हम फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म भी कहते हैं। असर्टिव नेशनलिज्म के पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म 1856, डेथ 1920। तो बेटा जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे वो लीडिंग रोल प्ले करते हैं और एक कल्ट को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज़ कर देते हैं। वो कल्ट कौन सा होता है? कल्ट ऑफ पैट्रियाटिज़म। देशभक्ति का जो पंथ होता है उस पंथ को बहुत ज़्यादा फेमस, पॉपुलराइज़ करने वाले हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक। गणेश स्थापना के थ्रू, है ना, शिवाजी फेस्टिवल के थ्रू इन्होंने कल्ट ऑफ पैट्रियाटिज़म को जन जन तक जोड़ा। जो कांग्रेस मूवमेंट थी उसको ब्रॉड किया, एक ब्रॉड बेस प्रोवाइड किया, जनमानस तक, जनरल कॉमन पीपल तक ये पैट्रियाटिज़म को लेकर गए। कौन? बाल गंगाधर तिलक। तिलक का जन्म बेटा महाराष्ट्र में हुआ था। फिर इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की, और कानून की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद पूना न्यू इंग्लिश स्कूल ओपन अप किया। फिर बेटा इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को भी फॉर्म किया। बाल गंगाधर तिलक ने ही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को भी फॉर्म किया है, पर उसके लिए उनको असिस्ट किया है, गाइडेंस दिया है किसने? जस्टिस रनाडे ने, ठीक है। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय हिम अंडर जस्टिस रनाडेज गाइडेंस। पूरा जस्टिस रनाडे ने इन्हें गाइड किया है ना। और इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को भी खोला 1884 में। दोनों ही गोखले और तिलक इसके मेंबर रहे। किसके? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के। ये जो सोसाइटी थी इसने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले और इन्हीं में से एक था फेमस फर्गूसन कॉलेज एट पूना। पूना में जो फर्गूसन कॉलेज है ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का ही एक पार्ट है ना। तो जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी वो भी बाल गंगाधर तिलक ने खोली। कब? 1884 में। किसके गाइडेंस के अंतर्गत? जस्टिस रनाडे के गाइडेंस में। इसने बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस बनाए, उन्हीं में से एक है फर्गूसन कॉलेज एट पूना। अब इनके कंट्रीब्यूशंस की बात करेंगे। तो पहला कंट्रीब्यूशन था डिमांड फॉर स्वराज। तिलक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया कि भाई हमें डोमिनियन स्टेटस
नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए। ठीक है बात बेटा। बाल गंगाधर तिलक तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, एक बार और देख लें। और ये है एनी बेसेंट। और हमारे बाल गंगाधर तिलक ही वो थे जिन्होंने ये नारा दिया है, ये कोड दिया है क्या, स्वराज इज़ माय बर्थ राइट। इन्होंने कहा है कि स्वराज सेल्फ रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ही सेड एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। सेल्फ रूल मेरा बर्थ राइट है और ये मुझे मिलना ही चाहिए, मैं इसे पाकर ही रहूँगा। तिलक इस बात से कन्विंस थे कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो एग्रेसिवली ही डिमांड किए जाएंगे। ठीक है, एग्रेसिव डिमांड से ही पूरे होंगे। इस बात से कन्विंस थे, इस बात को मानते थे तिलक कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए एग्रेसिवली डिमांडिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एग्रेसिव होके अपने राइट्स को नहीं डिमांड करेंगे तब तक अंग्रेज हमें देंगे नहीं क्या पॉलिटिकल राइट्स। हिज एंट्री इन इंडियन पॉलिटिक्स सीन वॉज मार्क्ड। इनकी जैसे ही एंट्री होती है पॉलिटिक्स में, ये एक शिफ्ट माना जाता है कि हम बेटा पेटिशन से किसकी तरफ जा रहे थे, पॉलिटिकल राइट्स की तरफ जा रहे थे। पहले जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो पेटिशंस की राजनीति करते थे, पेटिशन की पॉलिटिक्स करते थे। पर जैसे ही तिलक की एंट्री होती है पूरा जो पॉलिटिकल सीन होता है वो चेंज हो जाता है और तिलक पॉलिटिकल राइट्स को मांगते हैं और वो भी एग्रेसिवली। ये पहले ऐसे नेशनलिस्ट होते हैं बेटा जिनके क्लोज कांटेक्ट होते हैं मासेस के साथ, मतलब कॉमन लोग बहुत ज़्यादा जानते मानते थे तिलक को। विद दिस ऑब्जेक्टिव एंड टू इनकलकेट करेज, इस ऑब्जेक्टिव के साथ और लोगों में साहस भरने के लिए, सेल्फ डिफेंस की बात करने के लिए, पैट्रियोटिज़म की बात करने के लिए इन्होंने बहुत सारे अखाड़ा बनाए, लाठी क्लब्स बनाए जहाँ पर लोगों को फिज़िकल ट्रेनिंग दी। तो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, लोगों के अंदर साहस को भरने के लिए, लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए, देशभक्ति सिखाने के लिए इन्होंने बहुत सारे अखाड़े बनाए, लाठी क्लब बनाए जहाँ पर लोगों को फिज़िकल ट्रेनिंग दी गई। बेटा अब हम पढ़ेंगे प्रीस्ट नेशनलिज्म। 1893 में जो तिलक थे उन्होंने ट्रेडिशनल रिलीजियस गणपति फेस्टिवल को मनाना स्टार्ट किया। आज हम देखते हैं ना रोड पर, चौराहों पर, पंडाल में गणपति की स्थापना होती है। ये फेस्टिवल स्टार्ट करने वाले भी कौन ही थे, हमारे तिलक। कब स्टार्ट किया, 1893 में। और ये गणपति फेस्टिवल क्यों उन्होंने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, किसको प्रोपिगेट करने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए बेटा, नेशनलिस्ट आइडियाज़ को। ठीक है, राष्ट्रीय हित के जितने भी आइडियाज़ थे, पेट्रियोटिज़म की जो फीलिंग थी उसको गानों के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने गणपति फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। फिर 1895 में इन्होंने ग्लोरीफाई करना चालू किया छत्रपति शिवाजी महाराज को और शिवाजी फेस्टिवल भी स्टार्ट किया। तो 1893 में गणपति फेस्टिवल आयोजित करने वाले भी तिलक थे। 1895 में शिवाजी फेस्टिवल मनाने वाले भी कौन ही थे, हमारे बाल गंगाधर तिलक, जिसके थ्रू इन्होंने एनकरेज किया, किसके थ्रू, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शिवाजी फेस्टिवल मनाते थे उसके थ्रू इन्होंने यंग महाराष्ट्रियंस को बहुत साहस दिया, एनकरेज किया। फिर 2 न्यूज़पेपर भी खोले, एक का नाम था मराठा जो पब्लिश होता था इंग्लिश में, दूसरे का नाम था केसरी जो आता था मराठी में। मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, केसरी मराठी में प्रकाशित होता था। जो माउथ पीस बन गए थे इनके आइडियाज़ के लिए, तिलक जैसा सोचते थे वो अब न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिक में जा रहा था। ये जो न्यूज़पेपर्स थे इनके थ्रू इन्होंने नेशनलिज्म को पढ़ाना, नेशनलिज्म के उपदेश देना चालू किया जनरल पब्लिक को और लोगों को सिखाया कि थोड़ा करेज लेके आओ, हिम्मती बनो, सेल्फ रिलायंट बनो। और इन्होंने 2 बुक भी लिखी जो कि बहुत वेल नोन है। एक बुक का नाम है तिलक की गीता रहस्य और दूसरी बुक का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। पहली बुक गीता रहस्य, दूसरा आर्कटिक होम ऑफ वेद। तो बेटा मराठा और केसरी 2 इनके न्यूज़पेपर थे, 2 बहुत फेमस इनकी बुक हैं, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदास। फिर इन्होंने
होम रूल लीग को एस्टेब्लिश किया। जो तिलक थे उन्होंने होम रूल लीग एस्टेब्लिश की पूना में 1916 में। किसको अचीव करने के लिए? होम रूल को अचीव करने के लिए, डोमिनियन स्टेटस को अचीव करने के लिए अंडर ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, जैसे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया कनाडा के लोग अचीव कर चुके थे। मतलब तिलक चाहते थे कि होम रूल हम खुद से रूल कर पाए, हमें डोमिनियन स्टेटस दो जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को दे चुके हो। इसके लिए इन्होंने इंडिया होम रूल लीग स्टार्ट की 1916 में। फोर रनर ऑफ गांधी जी, तिलक को कहा जाता है ये महात्मा गांधी के फोर रनर हैं बहुत तरीक़ों से, क्योंकि तिलक का जो आइडिया था स्वराज का, वो कहीं ना कहीं किससे भी जुड़ता है? महात्मा गांधी के आइडियाज़ से। जो आइडिया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वराज मतलब हम खुद राज कर पाएँ, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज। दूसरा, तिलक क्लोज कांटेक्ट में थे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखो, जो वर्ड एकिन है, इसका मतलब होता है मिलता जुलता होना, एक समान होना। तो तिलक और गांधी जी में बहुत सारी समानताएं थीं। और बेटा जो दूसरा वर्ड आपको शायद समझ में ना, फोर रनर का मतलब होता है अग्रदूत। तो ये गांधी जी के अग्रदूत थे। गांधी जी के साथ इनकी बहुत सारी बातचीतें कॉमन मेल खाने वाली थी। गांधी जी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे और ये भी स्वराज की बात करते थे। तिलक का क्लोज कांटेक्ट था किसके साथ? मतलब जनरल पब्लिक के साथ। ऐसा है किसके साथ? किसका भी था? गांधी जी का भी था। तीसरा, तिलक स्वदेशी की बात करते थे, बाइकॉट मूवमेंट की बात करते थे, प्रोहिबिशन की बात करते थे, और यही आइडियाज़ फॉलो किए थे किसने? महात्मा गांधी जी ने भी बाद में। चौथा, जो तिलक थे उन्होंने बहुत सफ़र किया, जेल में रहे कंट्री के लिए। ऐसा ही गांधी जी ने भी किया और दूसरे नेशनलिस्ट लीडर्स ने भी किया। और बेटा ये तिलक का सेल्फलेस पेट्रियाटिज़म ही था, है ना। इनकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ही थी, इनका करेज, साहस ही था, जिससे मासेस अगेंस्ट में खड़ी हो गई ब्रिटिशर्स के, और एक न्यू चैप्टर ओपन हुआ इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। बेटा मैं ये वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। विपिन चंद्रपाल को हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। बेटा अब अपन विपिन चंद्रपाल को पढ़ेंगे, जिनका बर्थ होता है 1858 में, डेथ होती है 1932 में। ये कहाँ जन्मे थे बेटा? शैलेट में, जो आज बांग्लादेश का पार्ट है। कब इनका बर्थ हुआ था बेटा? 1858 में। विपिन चंद्रपाल को आप फादर कहते हो किसका? रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया के फादर हम किसको कहते हैं? विपिन चंद्रपाल को कहते हैं। शैलेट बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1858 में। बेटा पहले बांग्लादेश भी किसका ही पार्ट था? इंडिया का पार्ट था। इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट किया था एज अ सोशल रिफॉर्मर, और ये किसके साथ जुड़े हुए थे बेटा? ब्रह्मो समाज के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। शैलेट बांग्लादेश में इनका जन्म होता है 1858 में। इन्हें फादर कहा गया है किसका? रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया का। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर की स्टार्टिंग की थी एज अ सोशल रिफॉर्मर। ये किसके साथ जुड़े हुए थे बेटा? ब्रह्मो समाज के साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को विज़िट किया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ये गए थे, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री तो गए थे, यूएसए भी ये गए थे। जब ये विज़िट करते थे दूसरी कंट्रीज़ को, तो ये इस बात को बहुत ऑब्ज़र्व करते थे कि वहाँ पर लोग किस तरीके से रोक रहे हैं, अपोज कर रहे हैं फॉरेन डोमिनेशन को, ठीक है। तो जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। ऐसे विपिन चंद्रपाल भी ऑब्ज़र्व करते रहे कि भाई फॉरेन पावर्स को कोई भी पसंद नहीं करता है। हर कंट्री में फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में कोई ना कोई मूवमेंट चल रही है। 1886 में इन्होंने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। बेटा अब हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ेंगे। तो पहला, रोल एज अ जर्नलिस्ट। तो एज अ जर्नलिस्ट इन्होंने काम किया किस किस के साथ बेटा? बंगाल पब्लिक ओपिनियन के साथ, द ट्रिब्यून के साथ, न्यू इंडिया के साथ। किसके लिए किया बेटा? अपने ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म को प्रोपेगेट करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थे, तो अपने आइडियाज़ को प्रोपेगेट करने के लिए इन्होंने न्यू इंडिया, द ट्रिब्यून, बंगाल पब्लिक ओपिनियन के साथ काम किया।
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्हें इनकी राइटिंग सेडिशियस लगती थी, एंटी नेशनल लगती थी, एंटी ब्रिटिश लगती थी, ठीक है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्हें इनकी जो राइटिंग थी वो कैसी लगती थी, सेडिशियस, अगेंस्ट गवर्नमेंट, एंटी ब्रिटिश, है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फर्दर ही वॉज रिक्वायर्ड टू गिव टेस्टिमनी अगेंस्ट अरबिंदो घोष। इनसे कहा गया कि आप गवाही दो, टेस्टिमनी दो, किसके अगेंस्ट में, अरबिंदो घोष के अगेंस्ट में। इन्होंने मना कर दिया, भाई मैं क्यों दूंगा गवाही, हमारी कंट्री का व्यक्ति है, अच्छा काम कर रहा है अरबिंदो घोष, मैं इनके अगेंस्ट में गवाही नहीं दूंगा। जैसे ही इन्होंने गवाही के लिए रिफ्यूज़ किया, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 6 महीने की जेल में डाल दिया गया। और बेटा ये केस था वंदे मातरम केस। कौन सा केस था, वंदे मातरम केस, जो कब हुआ था, 1907 में। तो जो वंदे मातरम केस था जो कब हुआ था, 1907 में, तो उस केस को थोड़ा मजबूत करने के लिए, किसके खिलाफ, अरबिंदो घोष के खिलाफ, उस केस को थोड़ा मजबूत करने के लिए इन्होंने बिपिन चंद्रपाल से बोला कि आप गवाही दो, टेस्टमनी दो। बिपिन चंद्रपाल बोले, बस कोई नहीं देना गवाही, बड़े आए पगले, मेरे देश का एक व्यक्ति इतना अच्छा काम कर रहा है, मैं क्यों गवाही दूँ। इन्होंने गवाही देने से मना किया, 6 साल जेल में डाल दिया गया, किसको, बिपिन चंद्रपाल को। नेशनल एजुकेशन, जो बिपिन चंद्रपाल थे वो फर्म सपोर्टर थे किसके, नेशनल एजुकेशन के। वो चाहते थे नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए और ये नेशनल एजुकेशन को ही आधार बनना चाहिए फ्रीडम मूवमेंट का, ठीक है। इट वुड अराउज नेशनलिस्टिक पैशन, और जैसे ही नेशनल एजुकेशन लोगों तक पहुंचेगी उनके अंदर नेशनलिस्टिक पैशन आएगा और ये इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बनेगा सोशल प्रोग्रेस का। देन अब हम इनके सामाजिक और आर्थिक सुधारों को पढ़ेंगे। तो बिपिन चंद्रपाल थे, वो चाहते थे कि सोसाइटी से जितने भी सोशल और इकोनॉमिक एवल से सब दूर हो जाए, हमारा समाज सामाजिक बुराइयों से, आर्थिक बुराइयों से दूर हो जाए। इसके लिए इन्होंने क्या क्या किया, देखो, इन्होंने कास्ट सिस्टम को अपोज किया कि ये जाति प्रथा होनी ही नहीं चाहिए। जो रिजिड रूल हैं, जो बड़े ही कठिन नियम बने हुए हैं जातियों के बीच में, इसमें शादी नहीं करना, इसके हाथ का पानी नहीं पीना, इसके घर बैठना नहीं, इसके यहाँ खाना नहीं, ये रिजिड रूल जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। इनका जो मेजर फोकस था वो उस पर था कि इंटर डाइनिंग होनी चाहिए, इंटर मिक्सिंग होनी चाहिए, सब लोग साथ मिल के खाना खाएँ, एक दूसरे में मिल जाएँ, इंटर कास्ट मैरिजेज़ होने लग जाएँ। अगर आपको कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है बेटा, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग वेपन है इंटर कास्ट मैरिजेस, सरने में छोड़ देना चाहिए लोगों को। इवन इन्होंने इस बात को भी एडवोकेट किया, इस बात के भी ये पक्षधर रहे कि विधवाओं को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए, विडो मैरिजेस होनी चाहिए। और बिपिन चंद्रपाल इस बात के फर्म सपोर्टर थे कि औरतों को पढ़ाया जाना चाहिए। इनका विश्वास था कि ये मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है, सबसे सही तरीका है पोजीशन को इम्प्रूव करने का। अगर आपको वेमेन के पोजीशन को इम्प्रूव करना है सोसाइटी में तो उसे सिर्फ पढ़ा दो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो एजुकेटिंग वेमेन ही बिलीव्ड, अगर आपने औरतों को पढ़ा दिया है तो इस बात की गारंटी है कि उसकी सोसाइटी में पोजीशन आगे की तरफ बढ़ ही जाएगी, एलिवेट हो ही जाएगी। इन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाहिए हमारी कंट्री में। इन्होंने लोगों को ये उपदेश दिए हैं कि स्वदेशी को फॉलो करो, फॉरेन गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स को बाइकआउट करो, इसी से तुम्हारी गरीबी दूर होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमारी कंट्री में ही प्रोडक्ट बनने लगेगा तो लोगों को क्या मिलने लग जाएगी, एम्प्लॉयमेंट, गरीबी दूर हो जाएगी। तो इन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को, अपनी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें डेवलप किया जाए। इन्होंने लोगों को स्वदेशी का आइडिया सिखाया, बाइकआउट के बारे में बताया कि फॉरेन गुड्स को, इंपोर्टेड गुड्स को बाइकआउट करो, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी गरीबी दूर होगी, क्योंकि तुम्हें क्या मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने एस्टेब्लिश किया इक्वालिटी को समाज के बीच में। ये चाहते थे कि टैक्स लगाया जाए रिच के ऊपर ज़्यादा, किसके कंपैरिजन में, पुअर के कंपैरिजन में, या ये बोलो तो पुअर के ऊपर टैक्स ही ना लगाया जाए, सारा टैक्स रिच के ऊपर लगाया जाए, जो टैक्स से पैसा आए वो पुअर के ऊपर
खर्चा किया जाए। इनकी एक डिमांड और थी कि हफ्ते में काम सिर्फ कितने घंटे होना चाहिए, 48 आवर्स। ठीक है, एक हफ्ते में सिर्फ कितना काम करेंगे, 48 आवर्स। तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 से क्यों, 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक दिन तो बंदे को छुट्टी मिलनी चाहिए ना। तो 48 डिवाइडेड बाय 6, 6 8 जब 48, 8 घंटे काम होना चाहिए और संडे को सबको रेस्ट मिलना चाहिए। इस बात को एडवोकेट करते थे और ये भी बोलते थे कि मजदूरी बढ़ाई जाए, वेजेस को इंक्रीज किया जाए। विपिन चंद्रपाल की डेथ हो जाती है 1932 में। 8 घंटे काम हो, एक दिन रेस्ट मिले, वेजेस बढ़ाए जाएं, इतने अच्छे विचार थे हमारे विपिन चंद्रपाल के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा लाला लाजपत राय को, जिनका बर्थ होता है 1865 में, डेथ होती है 1928 में। जो लाला लाजपत राय हैं उन्हें पंजाब केसरी या शेरे पंजाब भी कहा जाता है। 1 मार्कर में इतना इजी भी नहीं पूछा जाएगा, पर गलती से कभी पूछ लिया तो याद रखना। शेरे पंजाब किसको कहते हैं, लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहते हैं, लाला लाजपत राय को। जन्म कब हुआ, 1865 में। डेथ कब हुई, 1928 में। ये बहुत एमिनेंट लॉयर थे, बड़े उच्च किस्म के लॉयर थे, बहुत बढ़िया राइटर थे, एनलाइटेंड एजुकेटर थे, समाज सुधारक थे, स्टॉन्च फाइटर थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। इनका जन्म बेटा इनका जन्म होता है दुड़ी के जगरोन, पंजाब में। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे आर्य समाज मूवमेंट से। ठीक है, आर्य समाज के बहुत बड़े सपोर्टर थे ये। लॉर्ड कर्जन जब रूथलेस मेजर लेते हैं, ठीक है, बहुत उल्टे सीधे काम जब लॉर्ड कर्जन करते हैं, तब इनको लगने लगता है कि यार अब तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में लड़ना ही पड़ेगा। ये मास एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, कि जब तक लोगों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाएगा वो आज़ादी की वैल्यू नहीं समझे। तो ये लॉर्ड कर्जन से लड़ना चाहते थे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने बहुत उल्टे सीधे डिसीजंस लिए थे और ये ऐसा करना चाहते थे किसके थ्रू, मास एजुकेशन के थ्रू। इनकी अब बेटा जैसे ये स्पीचेस देते थे ना, जैसे भाषण देते थे, उन भाषण में हमेशा ये ब्रिटिश मिस रूल को क्रिटिसाइज़ करते थे, ब्रिटिश मिस रूल के अगेंस्ट में बोलते थे। और इसी वजह से ये इनवाइट करते थे गुस्से को, किसके गुस्से को, ब्रिटिशर्स के गुस्से को। रैथ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, है ना, क्रोध। ये ब्रिटिशर्स के क्रोध का कारण बनते थे, बार बार इन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था कब, 1888 में, और ये कांग्रेस के वर्कर रहे पूरी अपनी बाकी की बची हुई जीवन में। ये हमेशा कांग्रेस के साथ रहे। इन्होंने असर्टिव नेशनलिस्ट को ज्वाइन किया 1907 में। इन्होंने एजुटेशन किया अग्रेरियन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खेती किसानी को लेकर के अग्रेरियन मतलब हमारी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उसको इस तरीके से बनाया कि वो हमारे फार्मर्स के अगेंस्ट में थी। तो इसके अगेंस्ट में ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाकर खड़े हो गए कि भाई आप ऐसी अग्रेरियन पॉलिसी, ऐसी खेती किसानी की नीति कैसे बना सकते हो। इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और डिपोर्ट कर दिया गया, बाहर भेज दिया गया। कहाँ पर, मेंडले, मतलब वही बर्मा, मतलब म्यांमार। किसके साथ भेजा था बेटा, सरदार अजीत सिंह के साथ। सरदार अजीत सिंह के साथ इन्हें मेंडले भेज दिया गया। क्यों, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, किसको लेकर के, अग्रेरियन पॉलिसीज़ को लेकर के। लाला जी ने वर्कर्स मूवमेंट को बहुत सपोर्ट किया कब, 1920 में, और पहले प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। ये वर्कर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और इसीलिए ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। ये पहले वो व्यक्ति रहते हैं, पहले तो नहीं रहते, पहले जो शुरुआत में जो काम करते हैं ना उनमें से एक रहते हैं ये फर्स्ट इंडियन। मतलब फर्स्ट इंडियन जो नहीं रहते हैं, बहुत सारे जो फर्स्ट इंडियंस होते हैं उनमें से एक होते हैं जिन्होंने इम्पेरियलिज्म को कैपिटलिज्म से जोड़ा। फिर से ध्यान से सुनो, ही वॉज वन ऑफ द इंडियंस, है ना, ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन। बहुत सारे इंडियंस में से ये भी एक होते हैं जिन्होंने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद से जोड़ा। कैपिटलिज्म बोले तो पूंजीवाद, इम्पेरियलिज्म बोले तो साम्राज्यवाद। और ये जस्टिफाई करता है इस बात को कि जो वर्किंग क्लास है उसको नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करना ही चाहिए। मतलब बहुत सारे भारतीयों ने पहले ऐसे किया था, उनमें से एक लाला लाजपत राय भी थे। लाला लाजपत राय को पढ़ रहे हैं ना, हाँ नहीं, हाँ मतलब देखो,
इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद, कैपिटलिज्म पूंजीवाद, इसके बीच में लिंक बनाने वाले थे हमारे लाला लाजपत राय। और ये लिंक के थ्रू ये लोगों को ये समझाना चाहते थे कि भाई तुम वर्किंग क्लास के लोग, और एक कैपिटलिज्म एक ऐसी फ़िलॉसफी है जो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती ही है, तो आप सबको नेशनल मूवमेंट का पार्ट बनना चाहिए, है ना। नहीं तो आपके हिस्से की बात आपके अलावा कोई और नहीं रखेगा, आप बस काम करते रहोगे और ये लोग मोटा प्रॉफिट लेते रहेंगे। 1920 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और बाद में ये मेंबर बन जाते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के। तो 1920 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, फिर मेंबर बन जाते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के। लाला जी को अरेस्ट कर लिया जाता है 1922 में दूसरे लीडर्स के साथ, पर जब इनका रिलीज़ होता है तो ये मोतीलाल नेहरू और उनकी स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। 1923 में ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन लड़ते हैं, बाद में ये स्वराज पार्टी को छोड़ देते हैं बिकॉज इट डिड नॉट शेयर इट्स पॉलिटिकल फिलॉसफी, क्योंकि इनकी और स्वराज पार्टी की जो फिलॉसफी थी वो मेल नहीं खा रही थी। फिर से ध्यान से सुनो, लाला जी को गिरफ्तार किया गया 1922 में 1920 में दूसरे लीडर्स के साथ। जब ये बाहर आए तो इन्होंने मोतीलाल नेहरू और उनकी स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 1923 में इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। बाद में इन्होंने स्वराज पार्टी को छोड़ दिया क्योंकि इनकी फ़िलॉसफी उस पार्टी के साथ मिल नहीं रही थी। अब हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ेंगे। तो बेटा ये बहुत बढ़िया एजुकेशनिस्ट थे, फोर्सफुल राइटर थे। लाला लाजपत राय बहुत ही प्लोरिफिक राइटर थे, है ना, महान। और जब ये यूएसए में थे तो इन्होंने एक मंथली मैगज़ीन को स्टार्ट किया था जिसका नाम था यंग इंडिया, और यंग इंडिया के थ्रू इन्होंने मैसेज स्प्रेड किया था कि हम इंडियंस के पास भी राइट है कि हम स्वराज को लें, सेल्फ रूल को लें, आज़ादी मिले। इनके जो पब्लिकेशंस थे उसमें द कॉल टू यंग इंडिया आता है, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया आता है, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया आता है। मतलब गजब के पब्लिकेशन थे। देखो नाम सुन के कितने भारी भरकम लग रहे हैं। द कॉल टू यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने पंजाबी, वंदे मातरम, उर्दू डेली था क्या वंदे मातरम, उर्दू डेली था वंदे मातरम, और पंजाबी और पीपल मतलब एक इंग्लिश वीकली था, इसे भी चालू किया। तो लाला लाजपत राय के न्यूज़पेपर्स की बात अगर हम करें तो उसमें पंजाबी था, वंदे मातरम था जो उर्दू में आता था, पीपल जो इंग्लिश वीकली था, एक हफ्ते में एक बार आता था। इन्होंने बुक भी लिखी नेशनल एजुकेशन, दैट कॉल्ड फॉर रिफॉर्म, जो रिफॉर्म की बात करती थी, जो उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सुधारने की बात करती थी। बुक का नाम था नेशनल एजुकेशन। फिर पीपल लाला लाजपत राय का ही न्यूज़पेपर था जो इंग्लिश में आता था वीकली, उर्दू भाषा में आता था डेली वंदे मातरम, पंजाबी, इतने न्यूज़पेपर इन्होंने निकाले थे। सोशल रिफॉर्मर, तो बेटा जो हमारे लाला लाजपत राय थे वो आर्य समाज के साथ जुड़े हुए थे, आर्य समाज मूवमेंट के साथ। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एक्सपांशन ऑफ DAV कॉलेज। लाहौर में DAV कॉलेज का जो एक्सपांशन हुआ 1886 में, उसमें इनका इम्पॉर्टेंट रोल था। इन्होंने बहुत सारे अनाथ आश्रम खोले, बहुत सारे अस्पताल खोले, बहुत सारे स्कूल खोले। ही सेट अप सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी बनाई, किसकी भलाई के लिए, डाउन ट्रोडन एंड आउटकास्ट, जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनके लिए इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी बनाई। फिर से ध्यान से सुनो, लाला लाजपत राय आर्य समाज मूवमेंट को के साथ एसोसिएट करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। DAV कॉलेज लाहौर में जो बना उसमें 1886 में इन्होंने बहुत सारे अनाथ आश्रम, ऑर्फनेज, हॉस्पिटल, अस्पताल, स्कूल खोले। फिर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी बनाई, किसके कल्याण के लिए, डाउन ट्रोडन और आउटकास्ट, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, जिनकी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है उनके लिए इन्होंने बनाई थी सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। अब हम देखेंगे इनके पॉलिटिकल वर्क को जो इन्होंने इंडिया के बाहर किया। ये अब्रॉड गए, वहाँ पर इन्होंने इंडिया के फेवर में ओपिनियन को मोबिलाइज़ किया,
है ना, कि भाई हमें भारत में लोगों को आज़ादी चाहिए, आप लोग इसके सपोर्ट में आए, और इसके लिए इन्होंने अब्रॉड में सपोर्ट हासिल किया। जब ये अमेरिका गए 1914 में, तो इन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन की वहाँ पर। इनकी राइटिंग्स के थ्रू जो ये यंग इंडिया में लिखते थे, इन्होंने असर्टिव नेशनलिज्म के उपदेश दिए, इंस्पायर किया हमारे इंडियन यूथ को, एंड किंडल्ड द फायर ऑफ पेट्रोटिज्म इन देम, और देशभक्ति की आग इनके अंदर लगाई। बट ये जो वर्ड किंडल्ड है, इसका मतलब होता है सुलगाना, आग को सुलगाया। कौन सी आग को? देशभक्ति की आग को। 1928 में जब ये एक प्रोसेशन को लीड कर रहे थे बेटा, एक रैली को लीड कर रहे थे लाहौर में, जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट में थी। साइमन कमीशन इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन को देखने आया, एक ऐसा डेलीगेट था जिसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट में प्रोसेशन रैली निकल रही थी, उसको लीड कर रहे थे 1928 में लाला लाजपत राय। उस टाइम में अंग्रेज़ लाठी चार्ज कर देते हैं, जिसमें इंजर्ड हो जाते हैं बेटा। इतनी बुरी तरीके से लाठी चार्ज इनके ऊपर हुआ कि इन्हें बहुत ज़्यादा इंजरी हुई। ही सक्कम टू हिज इंजरीज। सक्कम का मतलब होता है घुटने टेक देना, मतलब अब आगे कुछ कर ही ना पाना। तो जो इतनी इनको इंजरी हुई थी, ये उससे उभर नहीं पा रहे थे, और उसके कारण इनकी डेथ हो जाती है। एक महीने बाद नवंबर 17, 1928 को, जिस दिन ये चोट इन्हें लगी थी, जिस दिन ये घायल हुए थे, इन्होंने कहा था, लाठी ब्लोज इन्फ्लिक्टेड ऑन मी वुड प्रूव सेम डे। ये जो लाठियाँ मेरे ऊपर बरस रही हैं, ये लास्ट नील हैं ब्रिटिश कॉफिन में, ब्रिटिश एम्पायर के कॉफिन में। तो ये जो लाठियाँ बरस ज़रूर मेरे ऊपर रही हैं, पर ये नील का काम कर रही हैं इनके खुद के कॉफिन के ऊपर। हिज प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, और इनकी बात सत्य हुई, और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। इनकी भविष्यवाणी प्रोफेसी सही साबित हुई, और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो। वीडियो के फॉर्मेट में कोई चेंज चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में लिखो।